हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अनुसंधान जो रिसर्च होता है उसमें किस किस वे में हम उसको प्रदर्शित करते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे एक पेपर डॉक्यूमेंट्स के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, और से जो भी परिसंवाद वगैरह होती, चर्चाएं होती, वहां पे हम अपने शोध का उपयोग करते हैं। अब उसी प्रकार अनुसंधान पेपर को लिखने की प्रक्रिया क्या होती है। तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए वैज्ञानिक प्रक्रिया को अनुसंधान पत्र के रूप में संप्रेषित करने की विधा भी अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक ही होगी। तो अनुसंधान पत्र को उनके लेखन प्रक्रिया के क्या क्या बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो अनुसंधान पत्र होता है उसमें हम विचार, डेटा और निष्कर्षों को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन, जो होता है विषय प्रवेश होता है कि विषय प्रवेश में शोध के विषय की पृष्ठभूमि और महत्व को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जब हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं जहाँ पे उस विषय के बारे में, उस शोध के बारे में पृष्ठभूमि देते, उसके महत्व को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि शोध का उद्देश्य क्या है और इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में हमारा विषय है, तो हम इसमें विषय का जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो प्रवेश होगा, विषय प्रवेश होगा, इसमें यह बताया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार वैश्विक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और इसके अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये पार्ट को शो करेंगे। फिर संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, तो जो लिटरेचर है उसका रिव्यू देखेगा। यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में पहले से उपलब्ध जो भी शोध है, जो भी साहित्य का है, संक्षेप में वर्णन किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछले अनुसंधानों में क्या किया गया और हमारा जो शोध है, जो आपका जो शोध है, उसमें क्या नया है, इसके बारे में ये पता पड़ता है। तो यहाँ पे रिव्यू दिया जाता है, लिटरेचर जो ऑलरेडी साहित्य बनाए गए हैं, जो शोध किए गए हैं, उनके बारे में वर्णन किया था। जैसे पिछले अध्ययनों में अगर मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन सामाजिक प्रभाव पर कम ध्यान दिया गया, तो इस शोध में हम इस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर है अनुसंधान के उद्देश्य, थर्ड पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च क्या है। इसके बारे में हम बताएंगे कि इस भाग में हम शोध के स्पष्ट उद्देश्य को बताएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि शोधकर्ता किस प्रॉब्लम का या किस समस्या का समाधान करना चाहता है। तो इस शोध का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के सामाजिक प्रभावों की पहचान करना है ना। तो यहाँ इससे जिससे नीति निर्धारण में सहायता मिल सके, तो इस बारे में इसका उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा। फिर हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं, तो अनुसंधान की क्या परिकल्पना है इसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर शोधकर्ता द्वारा तैयार की गई जो भी परिकल्पनाएं वो प्रस्तुत की जाती है। परिकल्पनाएं समस्याओं के संभावित समाधान होते हैं या घटनाओं के बीच के संबंधों को दर्शाती है। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की कमी सामाजिक असमानताओं को बढ़ाएगी, ये हमारी परिकल्पना, ये हमने हाइपोथेसिस बनाया है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद शोध डिजाइन बनाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी है, इस भाग में अनुसंधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, जिससे यह बताया जाता है कि शोध किस प्रकार किया जाएगा, जैसे कि गुणवत्तात्मक या मात्रात्मक विधियां यूज की जा रही हैं। तो यहाँ पे पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी, इसकी डिजाइन बनाई जाएगी। तो मान लीजिए शोध जो है मात्रात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करेगा, जिसमें सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम डेटा एकत्र कर रहे हैं। ठीक है। इस बारे में हमने एक हमारी डिजाइन बता दी, रूपरेखा बता दी। फिर न्यायादर्श यंत्र एवं उपकरण, तो यहाँ पर उन विधियों उपकरणों का विवरण दिया जाता है जहाँ पर जिनका उपयोग डेटा संग्रहण के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर डेटा संग्रह के लिए जैसे हमने प्रश्नावली का उपयोग किया है, जिसमें मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, कुछ भी इतने हमारे क्वेश्चन होंगे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापने के लिए डिजाइन किए गए होंगे। मतलब हमारे एक क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर ढूंढकर हम ये पता करेंगे कि मतलब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे कि जिससे पता पड़ेगा कि इसके प्रभावों को
मापने के लिए हमको डेटा मिल जाए। फिर विधियां, तो मैथोलॉजीज जो भी है इस भाग में अनुसंधान करने की जो भी विधि है उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। इसमें डेटा संग्रह, प्रक्रिया, डेटा विश्लेषण ऐसी विधियों का उल्लेख किया जाता है। जैसे डेटा एकत्र करने के लिए हमने 100 लोगों का चयन किया है ना, तो यहाँ और प्रश्नावली का वितरण किया है ना, ऑनलाइन रूप में किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसकी मेथोलॉजी बताएंगे। सांख्यिकी विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं हम, तो उसके बारे में यहाँ पे कि सांख्यिकी विधियां जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, डेटा का विश्लेषण करते हैं। ठीक है। फिर प्रदत्त आंकड़ा या विश्लेषण, अब जो डेटा एनालिसिस होगी यहाँ पे, तो जो भी डाटा हमने एकत्रित किया था उसका विश्लेषण किया जाता है और परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। तो अब हमने डेटा विश्लेषण करा, उसके बाद अगर मान लीजिए ये पता पड़ता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 60% जो है, जो उत्तरदाताओं ने जल संसाधनों में कमी महसूस की है, तो 60% हमको ये रिजल्ट मिला है कि जो जल संसाधन है उसमें जो कमी हुई है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन का कारण ये बताया गया है कि जल संसाधनों में कमी हुई है, इसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा अनुसंधान निष्कर्ष। तो जो अनुसंधान रिसर्च कंक्लूजन आता है कि अब हमने इस भाग से जो भी शोध किया है उसका निष्कर्ष निकालेंगे, सारांश प्रस्तुत करेंगे। इसमें ये बताया जाता है, मतलब जो भी हमने निष्कर्ष निकाला है उसका सारांश बताएंगे। से बताया जाता है कि शोध के परिणामों का क्या अर्थ है और क्या अनुसंधान के उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए। हमारा कंक्लूजन इस बात पे होगा कि हमने जिस उद्देश्य के लिए ये शोध किया था उसका फुलफिलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये अध्ययन क्या बताएगा कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में जल संसाधनों में कमी का कारण बन रहा है जो सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रिसर्च का जो सारांश आया। फिर लास्ट में आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो जो भी रेफरेंस हमने जहाँ से जो भी चीज मटेरियल का यूज किया है उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे, जहाँ उन स्रोतों का उल्लेख करते हैं जहाँ पे अनुसंधान में उपयोग किया गया है ना। यह वैज्ञानिक लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो इस प्रकार अनुसंधान पत्र लिखने की एक प्रक्रिया होती है ना, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। प्रत्येक चरण अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, डेटा के विश्लेषण में सहायता करता है, जिससे हम फाइनली अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और निष्कर्ष अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाते हैं। अब है रिसर्च आर्टिकल। तो अनुसंधान लेख जो रिसर्च आर्टिकल होता है, अनुसंधान लेख अनुसंधान के सैद्धांतिक पक्ष का निर्माण करते हैं। ये लेख एक शोधकर्ता की उच्च स्तर की चिंतनीय बोध और ज्ञान को व्यक्त करते हैं। मतलब जो शोधकर्ता ने जो सोचा है, जो उसका हाई लेवल जो भी उसने उसके बारे में रिसर्च किया है, जो तो उसका उस बारे में उसके ज्ञान को व्यक्त करता है। यह सामग्री विभिन्न अनुसंधान विधियों और उनके परिणामों के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, तो अनुसंधान लेख अनुसंधान के सैद्धांतिक पक्ष का निर्माण करती है। मूल रूप से कहा जा सकता है कि ये लेख शोधकर्ता के उच्च स्तर के चिंतनीय बोध की अभिव्यक्ति है जो आगामी व्यवहारिक प्रकृति के अनुसंधानों की नींव रखते हैं। शोधकर्ता अपने विचारों की पुष्टि के लिए आगमनात्मक और निगमनात्मक तार्किक क्रिया का प्रयोग करता है, साथ ही अपने सृजनात्मक क्षमताओं के द्वारा उनकी पुष्टि भी करता है। अनुसंधान लेख न्यूनाधिक रूप से अनुसंधान पत्रों के प्रारूप मतलब फॉर्मेट में ही तैयार किए जाते हैं और अपने विचारों एवं मतों की पुष्टि के लिए प्रमाणिक ग्रंथों, लेखकों एवं विचारकों पर निर्भर रहते हैं। प्रभाव गुणक अनुसंधान पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक होता है। अब अनुसंधान लेख के अनिवार्य तत्व क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो शोध का जो सैद्धांतिक पक्ष बताया गया है। तो अनुसंधान लेखों का मुख्य उद्देश्य जो होता है शोध के सैद्धांतिक पक्ष को विकसित करना है। इन लेखों में शोधकर्ता अपनी धारणाओं के बारे में, विचारों के बारे में, सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, फिर जो क्रिटिकल चिंतनीय बोध बताया गया है इसमें सैद्धांतिक पक्ष, फिर इसको बोला गया है कि एक उच्च स्तर के चिंतनीय बोध की अभिव्यक्ति है। तो चिंतनीय बोध मतलब अनुसंधान लेख
शोधकर्ता के चिंतनीय बोध का प्रतीक है, मतलब जो उनके गहन अध्ययन और विश्लेषणों को दर्शाता है। मतलब उसने जो गहन अध्ययन किया है, जो विश्लेषण किया है, उसको शो करता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शोधकर्ता ने विषय पे कितना ध्यान दिया है। फिर ये आगमनात्मक और निगमनात्मक तार्किक क्रिया बताई गई है इसको, है ना। तो शोधकर्ता क्या करता है कि इसमें जो इंडक्टिव और डिडक्टिव क्रिया का उपयोग करता है, इसमें क्या होता है कि तर्क से सामान्य नियम बनाए जाते हैं और जो विशेष निष्कर्षों को, और तर्क से ही विशेष निष्कर्षों को निकाला जाता है। ठीक है। आगमनात्मक तर्क में क्या बोला है, अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स है और उसमें से 80 ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा अधिक प्रभावी है। और निगमनात्मक तर्क बोलता है यदि सभी छात्र तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं और तकनीकी से शिक्षा में सुधार होता है, तो हम कह सकते हैं कि तकनीकी उपकरण जो है शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। फिर सृजनात्मक क्षमताएं होती हैं, तो शोधकर्ता अपनी सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपने विचारों की पुष्टि करता है। यह उसके सोचने की क्षमता और नए दृष्टिकोण को विकसित करने की योग्यता को दर्शाता है, और ये एक फॉर्मेट में इसको पेश किया जाता है। चलिए, इसके अनिवार्य तत्व अनुसंधान। अच्छे अनुसंधान लेख में निम्नलिखित तथ्यों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अनुसंधान लेख में एक परिकल्पना, एक प्रस्तावित प्रश्न शामिल होना चाहिए। अनुसंधान लेख में विषयों का विवरण शामिल होना चाहिए। अनुसंधान लेख में निष्कर्ष शामिल होना चाहिए। जो अनुसंधान लेख में आगामी अनुसंधान के लिए सुझाव होने चाहिए। संदर्भों का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें क्या त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान लेख में समाचार पत्रों के लेख नहीं होने चाहिए। यह एक अनुमान आधारित दस्तावेज नहीं होना चाहिए। अनुसंधान लेख में संपादकीय लेख नहीं होने चाहिए। अनुसंधान लेख में किसी पुस्तक या परीक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान लेख में सलाह देने वाले कॉलम नहीं होने चाहिए। अनुसंधान पत्र में शोधकर्ता द्वारा तथ्यों एवं विचारों को मिश्रित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अनुसंधान पत्र का स्तर गिर जाता है। चलिए, आज हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म हुआ। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कम्युनिकेशन पर, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है। चलिए, ओके, थैंक यू।